अच्छा जी, आगे हम लोग ब्लड प्रेशर के ऊपर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल थायराइड हार्मोन जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो उसको एज सच इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे होते हैं, जबकि पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये किस तरह से होता है हम देखते हैं वन बाय वन। बेसिकली जो है वो थायराइड हार्मोन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इससे क्या करवाना होता है, डिक्रीज़ करवाना है। अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस तरह से इंक्रीज़ होता है? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो डिपेंड करता है हार्ट रेट पे और कार्डिक आउटपुट पे। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिस्टली के दौरान प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है प्री लोड पे। ठीक है, जबकि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर आ जाता है वो डिपेंड करता है आफ्टर लोड के ऊपर। यानी कि आफ्टर लोड क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस जो आ जाती है वेसल्स के अंदर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब हमने पहले पढ़ा कि चूंकि थायराइड हार्मोन ने जो है वो टिश्यूज़ की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करवा दी, वहाँ पे जो है वेसल्स वगैरह को डायलेट करवा दिया। जब वेसल्स डायलेट हो गए हैं तो क्या हो गया कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है पेरिफेरी के अंदर वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है वो हो जाती है कम, तो उस वजह से आफ्टर लोड हो जाता है कम। जब आफ्टर लोड कम होगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि प्री लोड किस तरह से ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों ने देखना है कि जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये क्या करता है थायराइड हार्मोन इन रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की तरफ जो इनकी सेंसिटिविटी आ जाती है उनको इन्हांस करवा देते हैं। सेकेंडली ये कि उनका नंबर भी ज़्यादा करवा देता है इन रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैटेकोलामीन्स जो है आके इस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस के टाइम भी अगर हम लोग देखें तो थायराइड जो हमारे एपिनेफ्रीन है, एड्रेनलिन है, वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा हार्ट रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है। जबकि अगर नॉर्मली भी अगर एड्रेनलिन का लेवल नॉर्मल है ना तो लेकिन अब रिसेप्टर्स चूँकि ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, तो नॉर्मल एड्रेनलिन के लेवल पे भी हार्ट रेट इन्हांस करेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि प्री लोड ज़्यादा हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब हमें पता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर इक्वल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जिस अमाउंट से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है ना 15 to 20%, उसी अमाउंट से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जबकि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करवा रहे हैं चूँकि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, मेटाबॉलिज्म इन्हांस हुई है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि वो जाके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाता है और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, जीआईटी के अंदर भी मोर्टेलिटी वगैरह को इन्हांस करवा रहा है। तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि डायरिया की कंडीशन हमें नजर आती है। सीएनएस पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सीएनएस में जो है वो सेरिब्रेशन वगैरह काज करवा रहा है, न्यूरॉन्स वगैरह को मेच्योर करवा रहा है। ठीक है, उनकी डिफ्रेंसिएशन करवा रहा है, बेसल गैंग्लिया को मेच्योर करवा रहा है। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा कि मेंटेशन सही से नहीं हो सकती और जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्ड होता है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमें एंजाइटी, ट्रीमर वगैरह, वेरीनेस और पेरोनिया की कंडीशन हमें नज़र आएगी। साथ साथ जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में एक और कंडीशन हमें नज़र आती है जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है पेशेंट्स के अंदर, जो कि फाइन मसल ट्रीमर की। ठीक है, चूँकि न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा बार बार स्टिमुलेट हो रहे होते हैं जो कि मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें फाइन ट्रीमर्स की कंडीशन नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू पार्किंसन जिसके अंदर फाइन ट्रीमर्स नहीं होते बल्कि कोर्स ट्रीमर्स होते हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम जो है इनिशियली अगर लो कंसंट्रेशन के अंदर है थायराइड हार्मोन तो वो मस्कुलर सिस्टम की टोन इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक्सेसिवली अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो फिर मस्कुलर वेस्टिंग हमें नज़र आएगी, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी, यानी कि प्रोटीन्स ब्रेकडाउन वगैरह होंगे और इस वजह से जो है वो मसल्स वीक होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्लीप के ऊपर इसका थोड़ा सा इफेक्ट उन्होंने बताया हुआ है कि एक तो ये कि चूँकि मसल्स वगैरह को मसल्स के ऊपर कैटाबॉलिक इफेक्ट है, ओवरऑल बॉडी के ऊपर कैटाबॉलिक इफेक्ट है, तो उसकी वजह से टायर्डनेस होगी। लेकिन चूँकि इसने जो नर्वस सिस्टम है उसको बार बार एक्साइटेटरी इफेक्ट दे रहा है, तो दो के बंदे को थकावट बहुत ज़्यादा होगी लेकिन वो सो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो जाग रहा है। ठीक है, उसकी इम्पल्सेस जो हैं वो बार बार ट्रांसमिट होती जा रही हैं, इस वजह से वो जो है वो मेंटली एक्टिव रहेगा, भले वो फिज़िकली जो है वो एक्टिव ना भी हो। सही है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी चूंकि इसने हर टिश्यू की जो है वो मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करवाया हुआ है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इन्हांस की हुई है, तो उस वजह से जो है वो इंक्रीज करवाएगा इंसुलिन की सिक्रीशन फ्रॉम द पेनक्रियास, ठीक है। सेकेंडली जो है इसने चूंकि थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन भी इसने इंक्रीज करवा, थायराइड हार्मोन जो है वो साथ में पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन भी इन्हांस करवाएगा चूंकि बोन की फॉर्मेशन करवानी है। थर्डली बाकी जितने भी हार्मोन्स आ जाते हैं एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, उनकी सिक्रीशन भी इसने इन्हांस करवा देनी है। तो ये जनरल सा इफेक्ट है कि जितने भी बाकी हार्मोन्स हैं उनके इफेक्ट्स को इनडायरेक्टली जो है ये इन्हांस करवाने का काम कर रहा है। सेक्सुअल सिस्टम पे इसका क्या रोल आ जाता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि मेन के अंदर जो है वो अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाए तो उसके अंदर लिबिडो यानी कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वोमेन के अंदर जो है इसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म के अंदर लिबिडो ख़त्म हो जाती है। देन मिनोर्जिया और पोलीमिनोरिया की कंडीशन हमें नज़र आती है। ये इस वजह से क्योंकि जब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होगी ना, T3 और T4 जो है वो कम होंगे। जब T3 T4 कम होंगे तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे TSH ऊपर जो है वो हाइपोथैलेमस को, और देन एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएगा और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि FSH और LH कहा जाता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट बिल्कुल FSH और LH की तरह है, तो इस वजह से जो है वो पोलीमेनोरिया की कंडीशन हमें नज़र आएगी, ठीक है, या मेनोर्जिया की कंडीशन नज़र आएगी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। जबकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा कि ओलिगोमेनोरिया या फिर एमेनोरिया होगा वोमेन के अंदर। जबकि मेल के अंदर क्या होगा कि इम्पोटेंस की कंडीशन हमें नज़र आएगी, यानी कि इरेक्शन, लॉस ऑफ इरेक्शन होगा।